ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर हल करेंगे, गणित का पेपर हल करेंगे, जो पिछले दिनों जो है पूछा जा चुका है। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 1 के ग खंड तक हम लोगों ने ख खंड तक हल कर लिया था। अब हम देखेंगे ग खंड जो कि बारंबारता से है, स्टैटिक्स से है। प्रश्न है 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किग्रा है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। माध्य दिया हुआ है, भारों का योगफल पूछ रहा है और व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है। तो माध्य के प्रश्नों के बारे में हम जानते हैं कि माध्य जो निकलता है वो सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है। तो यहाँ पर योग पूछ रहा है, माध्य दे दिया है और आंकड़ों की संख्या दे दिया है। तो माध्य बराबर लिखेंगे इस प्रश्न के हिसाब से माध्य बराबर भारों का योगफल दिया हुआ है, आंकड़ों का योगफल यहाँ पे हम परिवर्तित करेंगे प्रश्न के अनुसार। आंकड़ों के योगफल की बात करता है तो यहाँ पर आंकड़े जो है वो भार के रूप में व्यक्त किए जाएंगे। 10 व्यक्तियों के भार 25 किलो, 30 किलो, 65 किलो, 55 किलो, इस तरह से 10 व्यक्तियों के भार जो है आपको दिए रहेंगे और उनका योगफल जो है हम ज्ञात करेंगे। तो व्यक्तियों के भारों का योग बटा व्यक्तियों की संख्या, जो भी आंकड़े होते हैं उनकी संख्या। माध्य बराबर है 45.65 केजी, 45.65 किग्रा और व्यक्तियों की जो संख्या है यानी कि आंकड़ों की जो संख्या है वो है 10। यही दोनों मान हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हमें भारों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो भारों का माध्य जो है 45.65, 45.65 दिस इज इक्वल टू भारों का योगफल, यही हमें ज्ञात करना है। बटा बार की संख्या, आंकड़ों की संख्या। सामान्य तौर पर तिरेक गुणा कर देते हैं हम इसमें। भारों का योगफल का 1 के साथ गुणनफल ज्ञात करेंगे, 45.65 का 10 के साथ गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा उनके भारों का योगफल बराबर 45.65 गुणे 10। ये हो जाएगा 45.65 में जब 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक जो है दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। 456.5 किग्रा। तो जो उनके भारों का योगफल है वो 456.5 किग्रा के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो माध्य निकालने के लिए जब आंकड़े देता है तो इसी तरह से हम माध्य निकालते हैं। बहुत सारे आंकड़े दिए होंगे, 4, 6, 10 की संख्या में आंकड़े होंगे। उन्हीं आंकड़ों का माध्य पूछेगा। तो आंकड़ों को क्या करना होता है? आंकड़ों का योगफल ज्ञात करना होता है। यहाँ पर योग पे आप याद रखेंगे, सभी आंकड़ों का योगफल ज्ञात करना होता है और उसी योगफल में आंकड़ों की संख्या से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, विभाजित करते हैं। विभाजन के पश्चात जो रिजल्ट मिलता है, जो भी संख्या आती है, वही जो है इन इन आंकड़ों के माध्य के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0, इसके मूल बराबर है। इसमें जो अल्फा एंड बीटा जो दो वैल्यू x की आने वाली है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो सकती है? k की कौन सी मान के लिए इसके दोनों मूल आपस में बराबर हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से जो है अल्फा और बीटा के समान होने पर k का क्या मान होता है या फिर जो है अल्फा और बीटा कौन से कंडीशन में समान होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वहां से हम बात करेंगे। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है द्विघात समीकरण का मानक रूप। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब इससे हम कंपेयर करेंगे, ये यहाँ पर जो है ए, बी और सी इन्हीं पर डिपेंड करता है कि एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा। और यदि अल्फा एंड बीटा यानी कि जो है इसकी दोनों मूल अल्फा इज इक्वल टू बीटा यानी कि दोनों मूल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो एक्स का यहाँ पर जो है जो के दिया हुआ उसका मान क्या होगा। अल्फा और बीटा के बराबर होने के केस में जो है जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0। इसके 0 होने से इसके मूल बराबर कैसे हो जाते हैं इसको हम देख लेते हैं। आपने ये फार्मूला जो है द्विघात समीकरण से संबंधित फार्मूला है x, इस समीकरण से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू द होल अपॉन 2a। एक फार्मूला है हमारे पास, इसी से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं। यहां पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को एक बार b के साथ धनात्मक लेते हैं, एक बार ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का चिन्ह लिखा हुआ है और इसी से जो है दोनों मूल हमें प्राप्त होते हैं। और दोनों मूल चूंकि एक बार धन लेंगे, b के साथ जब हम धन लेंगे तो कोई एक मान प्राप्त होगा और दोबारा जब b के साथ इसी मान को हम ऋण के रूप में लेंगे, ऋणात्मक मान को लेंगे, तो x का एक दूसरा मान प्राप्त होगा और इस तरह से दो अलग अलग मान इस समीकरण के लिए प्राप्त होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान शून्य हो जाए तो इस इक्वेशन से, इस पूरे सेटअप से ये पूरा पूरा विलुप्त हो जाएगा और इसके विलुप्त होने पर हम लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। यही x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए अल्फा भी होगा और यही क्या होगा, बीटा भी होगा। तो यदि इसके मूल जो समीकरण दिया हुआ है उसके मूल अगर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समीकरण से बी स्क्वायर माइनस फोर ए का जो मान होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो समीकरण को लिखते हैं और समीकरण को लिखने के पश्चात हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए के बारे में देखते हैं। समीकरण जो है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो मानक रूप है उससे हम इस समीकरण को कंपेयर करेंगे और ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। यहां से अगर हम कंपेयर करें तो ए को 2 से कंपेयर कर सकते हैं, माइनस 5 को बी से कंपेयर कर सकते हैं और सी को 5 से कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर के है, के को सी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 5, सी इज इक्वल टू के। यदि इसके दोनों मूल बराबर हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा यानी कि x के दोनों मान बराबर हैं, तो यहां से हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू जिस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, b इक्वल टू माइनस 5 है, माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी, ए इक्वल टू 2 है, सी इक्वल टू के है। ए की वैल्यू 2 और सी इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की जगह पे माइनस 5 ये हो जाएगा आपको 25 प्लस साइन के साथ 4 टू जा 8 इंटू के, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 25 को उधर ट्रांसफर करेंगे 25 को, 8k इज इक्वल टू माइनस 25 एंड k इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 8। यहाँ से जो k की वैल्यू निकलेगी वो माइनस 25 अपॉन 8 के रूप में निकलेगी। यानी कि k की वैल्यू अगर 25/8 हो, माइनस 25/8 हो, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसके मूल जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये इन सब प्रश्नों का अंक 1 है, एक नंबर के प्रश्न थे। अब हम प्रारंभ करेंगे कि चलिए प्रश्न नंबर 3 को हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 के लिए जो है 2 अंक निर्धारित हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। निर्देश है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड करने हैं इसमें, कुल मिलाकर के क, ख, ग और घ। इसमें 4 खंड हैं। चारों खंडों को हल करने के पश्चात आपको 8 अंक मिलने हैं इसमें। पहला प्रश्न है, दो घनों
जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन 2 घन हैं, उन दोनों घनों को अटैच किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे होंगे ये दोनों घन। मान लीजिए कि एक घन यहाँ पर है। घन बेसिकली ये 2 डायमेंशनल में हम इसको शो कर रहे हैं। घन बेसिकली जो बनता है वो इस तरह से बनता है। एक 3D आकृति होती है, लेकिन इस तरह से करके अगर हम अटैच करने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ जो है दिखाई नहीं। हाँ, एक उदाहरण लिया जा सकता है। यहाँ पे कुछ पुस्तकें पड़ी हुई हैं हमारे सामने। मैं इनको अटैच करके आपको दिखाता हूँ कि जब 2 घन जो है जुड़ते हैं, या घनाभ जो जुड़ते हैं, तो किस तरह से जो है आकृति परिवर्तित होती है और कौन-कौन सी डायमेंशंस में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई में से क्या-क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है। चलिए 2 पुस्तकें हैं हमारे पास यहाँ। ये पहला घनाभ, ये घनाभ के आकार की है। घन और घनाभ में बस इतना ही से अंतर है कि जो है इसमें लंबाई, अ, ऊंचाई और ये चौड़ाई, ये तीनों चीजें जो है अलग-अलग हैं। और अगर यह घन होता तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें, यानी कि जो चौड़ाई है, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है, ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती। ये है एक आकृति, ये है। इसी आकृति के साथ जो है एक दूसरी आकृति ऐसे अटैच की जा रही, जोड़ी जा रही है। अब जोड़ने के पश्चात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जोड़ने के पश्चात किन-किन चीज़ों में परिवर्तन आना है। जोड़ने के पश्चात जो परिवर्तन आएगा, वो ना तो इसकी ऊँचाई में आ रहा है, जो है, और ना ही इस चौड़ाई में आ रहा है। ये जो लंबाई हुआ करती थी पहले, वही लंबाई वृद्धि हो रही है। पहले लंबाई ये हुआ करती थी, अब लंबाई जो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों की लंबाई को कैलकुलेट करेंगे। बस एक राशि परिवर्तित हो रही है। 2 राशियाँ एज़ वेल बनी हुई हैं, पहले की तरह बनी हुई हैं। जैसे ये जो चौड़ाई यहाँ हुआ करती है, वही चौड़ाई अभी भी यहाँ हम लेंगे, और ये ऊँचाई जो है यहाँ हुआ करती थी, वही ऊँचाई यहाँ पर भी अभी भी है। ऊँचाई और चौड़ाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो भी परिवर्तन आ रहा है, ये लंबाई में, दोनों को अटैच करने के बाद ये मोटाई वाला जो हिस्सा है, जिसको इसमें मोटाई हम कह रहे हैं, अब मोटाई इसकी बढ़ गई है। तो एक डायमेंशन, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही डायमेंशन जो है, एक ही लेंथ में चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो है एक जो घन था पहले, इस तरह से था, और इसी में दूसरा वाला घन हमने अटैच कर दिया इस तरह से। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका जो आयतन था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था। तो घन का आयतन हम देखते हैं। घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, जहां a घन की भुजा है। a जो है घन की भुजा है। अगर यह a हो तो यह भी a होगा और यह भी a होगा, और यहाँ पर जो है यह भी a होगा। यानी कि घन की जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में समान होती हैं। अब इसका आयतन जो था a क्यूब, ये था 64 सेंटीमीटर। दिस implies that a cube is equal to 4 cube. This implies that a is equal to 4. a का जो मान निकला यहाँ से 4 निकला। अब हम देखते हैं कि इसकी पहले क्या लंबाई हुआ करती थी, और अटैच करने के पश्चात जो लंबाई बनेगी वो क्या बनेगी। तो इसकी चौड़ाई में और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आना है। हमने भी अटैच करके दिखाया किताबों को। जब किताबें अटैच होंगी एक दूसरे से, पुस्तकें अटैच होंगी, यानी कि कोई भी घन या घनाभ अटैच होता है, जोड़े जाते हैं समान आकार के, ये दोनों आकार दोनों का समान है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो पुस्तकें हमने ली थी उनका भी आकार बिल्कुल समान था। अगर वो घनाभ थे तो दोनों घनाभ थी, अगर घन है तो दोनों घन होना चाहिए। उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी कि एल बी एन एच, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और चाहे वो घन हो या घनाभ हो, दोनों के लिए ये चीज लागू होती है कि अगर जो है दो समान आकार के घन अथवा घनाभ को हम अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन में, यानी कि एक ही लेंथ में परिवर्तन आना है। चाहे वो लंबाई में परिवर्तन आवे, चाहे वो चौड़ाई में परिवर्तन आवे, चाहे वो ऊंचाई में परिवर्तन आवे। आप अपनी सुविधा अनुसार उसको कुछ भी कह सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई। यहां पर हम लंबाई कंसिडर करेंगे।
यहाँ पर जो हमने पहले वाले घन की कोण निकाली यानी कि लंबाई निकाली, वो निकली a। यहाँ पर a निकला 4 सेंटीमीटर के रूप में। अगर यह 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा, प्लस 4 ऐड किया हम लोगों ने, तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा सेटअप जो तैयार हुआ है 4 + 4 के रूप में तैयार होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये इसको अगर हम L दे देते हैं, L = 8 सेंटीमीटर, और हमने पहले ही कहा B और H में कोई परिवर्तन नहीं आना है, तो B की जो वैल्यू होगी B = 4 होगा और H = भी 4 होगा। और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला जो होता है सरफेस एरिया जो होता है किसी भी क्यूबाइड का, है ना, आपका वो होता है 2 LB + BH + HL। LB + BH + HL, और ये दो के रूप में मिलते हैं। यानी कि अगर लेंथ और ब्रेथ को आप गुणा करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ 2 बार आपको मिलेगी। लेंथ और ब्रेथ का जो एक फलक है वो 2 बार आपको मिलेगा। जैसे किसी कमरे में आप बैठे हो, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, वहाँ पर आप कंसीडर करिए कि फर्श, जिस फर्श पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, उस आकार को देखिए और छत के आकार को देखिए। ये दोनों आपको समान रूप से दिखाई देंगे। दाहिनी तरफ वाली दीवार को देखिए और बाएं तरफ वाली दीवार को देखिए, ये दोनों समान आकार के मिलेंगे। इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होगी। और अपने पीछे वाली दीवार को देखिए और अपने आगे वाली दीवार को देखिए। सामने और पीछे जो भी दीवारें आपको मिलती हैं वो आमने-सामने की समान लंबाई और चौड़ाई की मिलती है। इसी वजह से हर बार हमें 2-2 मिलता है, 2-2 का जोड़ा मिलता है। इसीलिए 2 एलबी, एल इन लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया देगा। फिर से जो बीएच, यह भी किसी न किसी का एरिया देगा और ये 2 बार मिलेगा आपको उसमें किसी भी घनाभ में, क्यूबॉइड में, और एचएल, और यह भी इसी तरह से जो है 2 बार मिलेगा। तो बस क्या करना है, सामान्य रूप से इसी में हम ये सारे मान रख देते हैं। 2 L की वैल्यू हम 8 लेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई B, B = 4 लेंगे, प्लस BH, B = 4 है एंड H इज आल्सो 4, प्लस HL, H 4 है, मल्टीप्लाइड बाई L जो है हमारा वो 8 है। दिस इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। 8 चौक के 32, धन 4 चौक के 16, धन 8 अठाएं 4 अठे 32, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32। सबको ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे सबको। 32 दूना 64 और 16, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर जो है अलग अलग से 6 2 8 2 10 0 3 1 4 3 7 1 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो घनाभ इस प्रकार दो घनों को जोड़ने से तैयार होगा, जब दो घनों को अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक घनाभ तैयार होगा, और उस घनाभ का जो सरफेस एरिया होगा, यानी कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह से आप जो है किसी भी आकृति का कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण से है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों, उनके योगफल के बारे में कह रहा है। समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूल है, उसके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करने की बात हो रही है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम निश्चित रूप से इस तरह के एक प्रश्न पूछता है। हम लोगों के समय में भी जो है इसको बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता था, और सर वगैरह जो हमें पढ़ाते थे उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सभी लोग करके जाएंगे। अक्सर ये पूछता है परीक्षा में। समीकरण x² - 7x + 12 = 0। जो समीकरण हमारा x² - 7x + 12 = 0 एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए। मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, मूलों का योगफल हम जानते हैं, मूलों का गुणनफल जानते हैं, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल का कोई फार्मूला नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, मूलों के व्युत्क्रम का जो योगफल है
उसको ड्राइव करेंगे कि उसको सॉल्व करने के पश्चात जो कंपोनेंट्स उसके फाइनली तैयार होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और उनकी वैल्यू जो है हम मूलों को योगफल और मूलों के गुणनफल के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण है, अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है द्विघात समीकरण का वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर a को कंपेयर करें हम तो a की जगह पे हमें मिलेगा 1, b इज इक्वल टू मिलेगा -7 एंड c इज इक्वल टू मिलेगा हमें 12। ये सारी वैल्यूज हमें a b c के रूप में मिलती हैं। अब हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल है अल्फा और बीटा। अगर हैं तो अल्फा और बीटा का जो योगफल होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है और अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो सबसे पहले मूलों का व्युत्क्रम देखते हैं। मूलों का व्युत्क्रम जो होगा वो 1 अपन अल्फा और जो दूसरा होगा 1 अपन बीटा और व्युत्क्रमों का हमें योगफल चाहिए। चलिए योगफल ज्ञात करते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे हम, अल्फा एंड बीटा मिलेगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर हमें बचे पास मिलेगा बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा अल्फा। दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इस जो है प्राप्त मान को अगर हम देखें तो जो दो मान हमें चाहिए वह अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये दोनों मान हमें चाहिए। तो दोनों मान हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान हमने निकाले हैं इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 7 सी इक्वल टू 12, इससे जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के अल्फा इंटू बीटा के मान निकालेंगे। तो यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, माइनस का साइन पहले लगाएंगे और बी इज इक्वल टू है 7 माइनस 7 बाई ए इक्वल टू 1। तो यहां से फाइंड आउट जो हुआ वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 फर्स्ट, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना हो अल्फा बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू है सी बाई ए। सी की वैल्यू है हमारी 12 और ए की वैल्यू है 1, सी बाई ए दिस इक्वल टू 12। इसको हम सेकेंड दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ले जा करके हम वैल्यू, ये जो मान हमें व्युत्क्रमों का योगफल हमने निकाला था इसमें हम पुट कर देते हैं। तो जो मान हमारा फाइनली निकलेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 7 है और अल्फा बीटा की वैल्यू है वो 12 है। हम कह सकते हैं कि उसके व्युत्क्रमों का जो योगफल होगा वो 7/12 के इक्वल होगा। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछता है जिसमें कहता है कि कोई समीकरण है उसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें नहीं पता होता है, हम मूलों का योगफल जानते हैं। तो मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सामान्यतः हम क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें ऊपर अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा मिलेगा और इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं और यहाँ से निकाल करके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पहले इक्वेशन से जो पहले दिया गया है उससे जो मिलेगी उसको ला करके हम पुट कर देंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। इसको जो है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न दिया गया है। इसको हल करने के लिए जो है 2-3 तरह की विधियां हैं, उसमें से जो है देखते हैं कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं हम, कौन सी विधि आसान लगती है। तो सबसे पहले कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। मान लेते हैं कि दो संख्याएं जो है वो x और y है। दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से भी 5 अधिक है, तो ऐसे में दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं जो है x और y है
तो प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 85। ये पहला समीकरण हुआ, x प्लस वाई बराबर 85। फिर मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है x है। माना कि बड़ी संख्या जो है वो x है। कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। जब आप y का 4 गुना कर देंगे तब भी x जो है इससे 5 अधिक मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए दोनों को इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। ये जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो जब छोटी संख्या का 4 गुना करके छोटी संख्या में 5 जोड़ देंगे तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहां से एक और समीकरण हमको प्राप्त होता है, x माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 5। ये हो गया सेकेंड। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम माइनस कर देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 85, x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4y यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है, y के साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y। दिस इज इक्वल टू 85 से 5 को माइनस करेंगे 80 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, 5 16 हम 80, तो यहां से जो y का मान निकला वो 16 के रूप में निकला। y बराबर 16 निकला। अब हम जो है y के मान को समीकरण 1 2 किसी में ले जाकर के रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 85, x की वैल्यू जो है निकालनी है हमें, x प्लस 16 इज इक्वल टू 85, x इज इक्वल टू 85 माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पे 79, x इज इक्वल टू 79। इस तरह से दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या 79 और छोटी संख्या 16 है। इस तरह से जो है आप हल कर सकते हैं। थैंक यू।